नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ 3 चुनावी राजनीति इसके 5वें भाग को समझ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और उसे चुनाव लड़ने का पूरे अधिकार है और चुने जाने का भी पूरा अधिकार है। इसमें कोई रोक टोक नहीं लगा सकता है। परंतु इसमें अनेक समस्याएं थी, तो कौन सी वो जानेंगे। परंतु हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमज़ोर समूह के लोग लोकसभा और विधानसभाओं में नहीं पहुंच पाएंगे। अब क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? इसलिए क्योंकि वो उनके पास उचित संसाधन नहीं है, उनके पास शिक्षा नहीं है और संपर्क करने के बारे में भी उन्हें कुछ भी नहीं पता है। और जो है इस प्रकार वे चुनाव लड़ भी नहीं पाएंगे और जीत भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। तो पूरी रोक लगा सकते हैं, क्योंकि वो तो कमज़ोर है। हमेशा जहाँ भी आप देखते होंगे कमज़ोर व्यक्ति को दबाया जाता है, उसका शोषण किया जाता है। तो हो सकता है चुनाव जीतने से उस पर रोक भी लगा सकते हैं प्रभावशाली लोग और धनी लोग। यदि ऐसा होता है तो हमारी जनसंख्या के एक बड़े भाग की आवाज़ संसद और विधानसभाओं में नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो कि दबा हुआ है, कुचला हुआ है, जिसके पास संसाधन नहीं है, गरीब है, शिक्षा का अभाव है, उसे पता ही नहीं है चुनाव के बारे में। तो इसीलिए अब और उसकी आवाज़ जब संसद और विधानसभा तक नहीं पहुंच पाएगी तो देश के पास उनकी समस्याओं का निराकरण भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास समस्या ही नहीं पता है उनको कि इन लोगों की क्या समस्या है। तो इसीलिए जिसके परिणाम स्वरूप हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र कमज़ोर होगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी। तो ऐसा हमारे संविधान निर्माता मानते थे। इसीलिए उन्होंने एक बीच का रास्ता अपनाया और वह है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का रास्ता। यह क्या है? हमारे संविधान जो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने इसलिए कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की सोची। इस प्रकार कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित हैं, तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित हैं, उनके लिए रिजर्व है। ठीक है, जितने भी लोग वहाँ चुनाव में लड़ेंगे, वहाँ जिस भी पार्टी का वहाँ उस चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा, तो वह जो है अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित स्थान है वहाँ पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ही खड़ा करेंगे सभी पार्टियों के सदस्य। और अन्य जगह जहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र है वहाँ पर सभी पार्टी के जो है खड़े होंगे, जो उम्मीदवार वो अनुसूचित जनजाति के खड़े होंगे। अब अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति के ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं, है ना। सारे अनुसूचित जाति के लोग वहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं, अन्य
कोई भी नहीं लड़ सकते। इसी प्रकार केवल अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी पार्टी चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करती है तो जिस जगह जो आरक्षित सीट है जिस जाति के लिए है वो उसे ही चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाती है। अब वर्तमान में हमारी लोकसभा में 84 जो सीटें हैं वो अनुसूचित जातियों के लिए हैं और 47 जो सीटें हैं वो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। और बच्चों, यह जो स्थिति है यह 26 जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार यह आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ। अब इसमें जो है बच्चों जनसंख्या के अनुसार यह सीटें आरक्षित की गई हैं, क्योंकि हमारे देश में बच्चों अनुसूचित जनजातियों के जो लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए 84 सीटें आरक्षित हैं और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनकी संख्या थोड़ी कम है, इसलिए इसमें 47 सीटें ही आरक्षित की गई हैं। इस प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी दूसरे समूह के उचित हिस्से में से कुछ नहीं लेती, तो ये विभाजन कर दिया गया है। आगे बच्चों, इसी प्रकार की व्यवस्था सब जगह की गई है। जैसा कि आपको जानते हैं आप, स्थानीय शासन भी है हमारे देश में, ग्राम पंचायतें हैं, नगर निगम है, तो उनके बारे में देख लेते हैं। इसके बाद कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। तो पहले तो यह व्यवस्था लोकसभा और विधानसभा में थी, लेकिन आगे जाकर यह इस व्यवस्था का विस्तार किया गया और जिला स्तर पर और स्थानीय स्तर पर भी इसे लागू किया गया। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण जो कि पंचायतें हैं आपको पता है, और शहरी क्षेत्र जहाँ पर नगर पालिका है, नगर निगम है, ये ऐसी जो स्थानीय निकाय में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू हो गया है। तो सब जगह यह व्यवस्था लागू की गई है, परंतु प्रत्येक राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है। अब यह क्यों है? इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो है ऐसे जो लोग हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग, उनकी संख्या जहाँ अधिक है तो वहाँ अधिक आरक्षित सीटें हैं, जहाँ पर कम है वहाँ की जनसंख्या तो वहाँ पर इनकी संख्या जो है आरक्षित सीटों की संख्या वह कम है। तो इस प्रकार जनसंख्या के अनुसार यह किया गया है ताकि सभी को उचित जो है प्रतिनिधित्व मिले। इस प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो महिलाओं के लिए भी आरक्षित की गई हैं, क्योंकि महिलाओं को भी भारत देश में उचित स्थान अभी तक नहीं मिला है, और जिस प्रकार अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आगे बढ़ाना है, उनको भी प्रतिनिधित्व देना है, उसी प्रकार महिलाओं को भी देना है। अगर महिलाएं संसद में नहीं होंगी, महिलाएं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में नहीं होंगी, तो ये जो है अपनी बात किस प्रकार रख पाएंगी, उनकी समस्याएं कैसे सुलझ पाएंगी। तो इसीलिए यह व्यवस्था की गई है। अभी तक संसद में तो यह व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन ग्रामीण और शहरी स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। अभी जो है अभी उसकी बात चल रही है कि संसद में भी इस प्रकार महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हों, तो आगे आने वाले समय में महिलाओं के लिए भी कुछ प्रतिशत और संसद में आरक्षित होगा। अभी स्थानीय स्तर पर ही महिलाओं के लिए यह व्यवस्था लागू है। तो बच्चों, आज हमने यह पढ़ा। आज का गृह कार्य देख लेते हैं बच्चों। आज का गृह कार्य है
आज पढ़ाए गए पाठ में से 5 अतिरिक्त प्रश्न और उत्तर बनाइए। आपको 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने हैं। चॉइस आपकी है, रिक्त स्थान, सही गलत, मिलान और 1 वर्ड आंसर, 1 लाइन आंसर। आप कुछ भी बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगले भाग में बच्चों फिर मिलेंगे। धन्यवाद।